जय हिंद। हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा के लिए ये बिहार का क्वेश्चन बैंक को स्टडी करने वाले हैं आज से। इसमें अब तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे बिहार एसएससी, बीपीएससी, सीएसबीसी, डीआरडीए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यानी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अब तक बिहार में, एक सिर्फ टीचर वाले को छोड़ के, ठीक है, अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। और कब से कब तक दिया हुआ है वो भी देख लीजिए। वो भी हैं 2001 से लेकर अब तक, यानी 2024-25 तक में बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का इसमें क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं। टोटल जो इसमें अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो 10,790 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसको आप स्टडी करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सोच के देखिए इससे बाहर क्या क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे बाहर। 24-25 साल का आप स्टडी कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन, तो इससे बाहर क्या आ सकता है? कोई भी नहीं आएगा, है कि नहीं। तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को ऑर्डर करा के आप पढ़ सकते हैं। अगर हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो इसको मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं, तो हमारे चैनल के साथ अगर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। क्योंकि बिहार में आप अगर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको जीके जीएस में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। क्यों यहाँ पर बिहार में मैथ और रीजनिंग से सिर्फ काम चलने वाला नहीं है। जीके जीएस में अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा। और जीके जीएस में अच्छा पकड़ बनाने के लिए इस तरह के दमदार बुक को आपका सहारा लेना पड़ेगा। दमदार बुक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अब तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का 25 साल का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं। इसमें 10,790 क्वेश्चन पढ़िएगा, प्लस में उसका व्याख्या भी पढ़िएगा। तो अब बताइए यहाँ से क्वेश्चन क्या बाहर आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, है कि नहीं। तो इसे ज़रूर पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो विज्ञान रहेगा। विज्ञान में से बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी को कवर करेंगे। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो पूरा कंप्लीट इसको करा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम लोग बायोलॉजी को देखेंगे, इसके बाद फिर केमिस्ट्री, इसके बाद फिर फिज़िक्स, इसके बाद फिर जो आर्ट्स पेपर आते हैं उसको करा देंगे, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो पहला जो है वो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं से हैं। आप इसमें देखते चलिएगा कौन सा एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप चाहे बिहार के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, इस बुक को पढ़िएगा, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 1157 नंबर से, यानी विज्ञान बायोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ है। तो पहले हम बायोलॉजी को लिए हैं। पहला जो था वो हिस्ट्री से था 1 नंबर से। तो हिस्ट्री को अभी हम छोड़ रहे हैं, हिस्ट्री को बाद में करा देंगे। पहले विज्ञान पोर्शन का पूरा कंप्लीट कराते हैं, इसके बाद फिर हिस्ट्री सब में आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में, ठीक है। तो 1157 नंबर जो क्वेश्चन है वह है आँख और उनके रोग से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। और वहीं पर यह स्वस्थ देखभाल पेशा है जो स्वतः शिक्षित और विनियमित करता है। वहीं पर ऑन्कोलॉजी जो है ये कैंसर रोग के अध्ययन का उपचार है। और ओडोंटोलॉजी जो है इसमें दांतों से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। आगे हैं शब्द सेरिकल्चर संबंधित हैं। शब्द सेरिकल्चर किससे संबंधित हैं? तो ये आपका रेशम से है। रेशम से कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। अन्य प्रमुख क्षेत्र एवं इससे संबंधित विषय जो हैं वो इस प्रकार हैं। वेटिकल्चर जो है वो अंगूर की खेती के अंतर्गत आते हैं। पीसी कल्चर वो मछली पालन के अंतर्गत। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन के अंतर्गत। वर्मी कल्चर जो है वो केचुआ पालन के अंतर्गत। और हर्टिकल्चर जो है वो बागवानी के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और आगे आने वाले भी एग्जाम में सब यही सब क्वेश्चन रहेंगे। या तो ये हुबेहूब क्वेश्चन यही छपेंगे या तो फिर इनका व्याख्या में जो दिया हुआ है वहाँ से रहेंगे।
आगे हैं फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो ये फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर फूलों के संवर्धन से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। ओलेरीकल्चर जो है, ओलेरीकल्चर ये सब्जियों की खेती से संबंधित विज्ञान है। पोमोलॉजी जो है ये फलों और उनके खेती का अध्ययन है। आगे हैं मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम जो है वो एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपीकल्चर है। जीव विज्ञान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण शाखाएं तथा उनसे संबंधित विषय वस्तु निम्न हैं। वो हैं सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। वर्मीकल्चर जो है केचुआ के पालन से हैं। माइकोलॉजी जो है वो कवक का अध्ययन कहलाता है। और फाइकोलॉजी जो होते हैं वो शैवालों का अध्ययन है। ठीक है, आगे है रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है, क्या कहलाता है ये कहलाता है आपका सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर तथा मछली पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है। सेल्वीकल्चर जंगलों की वृद्धि, संरचना एवं लकड़ी उत्पादन जैसे वांछित परिणामों के लिए वनों के प्रबंधन की कला और विज्ञान है। आगे हैं स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित हैं, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित हैं, तो ये जो है इसका राइट आंसर नहीं दिया हुआ इसमें। स्वर्णिम क्रांति जो है वो शहद उत्पादन से संबंधित होते हैं, उत्पादन से रिलेटिव होते हैं। तो स्वर्णिम क्रांति जो होते हैं उद्यान कृषि से संबंधित हैं। हरित क्रांति जो है खाद्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित हैं। स्वर्णिम क्रांति शहद उत्पादन यानी मधुमक्खी पालन तथा बागवानी उद्यान कृषि से संबंधित हैं। यानी कि विकल्प बी और सी दोनों सही है। ठीक है, हाँ यहाँ पर जो है आपका विकल्प जो इसमें बी और सी दोनों संबंधित हैं, इसलिए इसका राइट आंसर नहीं दिया था। ठीक है, आगे हैं जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी संबंधित हैं व्यक्ति से, उसी तरह ऑर्निथोलॉजी संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं ये, तो ये चिट्टी से संबंधित हैं। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित हैं, तो ये है आपका चिट्टी से, ये पंछी से संबंधित हैं। जिस प्रकार ऑर्निथोलॉजी का संबंध व्यक्ति से है, उसी तरह ऑर्निथोलॉजी जो है वो पंछी से संबंधित हैं। आगे हैं एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी पादप विज्ञान की शाखा है, इसमें घास और उसके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। पादपों का अध्ययन पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के तहत किया जाता है। आगे है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो ये गुर्दे का यानी किडनी का अध्ययन होता है। नेफ्रोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द नेफ्रोस और लॉजी से मिलकर बना है। नेफ्रोस का मतलब होता है किडनी और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात नेफ्रोलॉजी का शाब्दिक अर्थ जो होते हैं किडनी यानी गुर्दे का अध्ययन होता है इसमें। आगे पौधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वनस्पति शास्त्र। पौधों का अध्ययन को वनस्पति शास्त्र कहते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों के संरचना, कार्यों, विकास एवं वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतु जगत से संबंधित अध्ययन किया जाता है। आगे है फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये है आपका शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जो है जीवाणुओं का अध्ययन। और मार्कोलॉजी जो है पादपों का आकारीय संरचना अध्ययन किया जाता है इसमें। आगे है पैलियोंटोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है ये आपका जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आगे है ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है, ऑन्कोलॉजी जो अध्ययन है इनका ये है आपका कैंसर का अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी जो है ये कैंसर का अध्ययन है। हॉरिलॉजी जो है ये समय मापन का विज्ञान है। न्यूरोलॉजी जो है ये मानव शरीर के नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार है। और ऑर्निथोलॉजी जो है पंछियों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन होता है। आगे है एंटोमोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो ये जो किया जाता है कीटों का अध्ययन किया जाता है इसमें। एंटोमोलॉजी जो है ये कीटों का अध्ययन है। सेरोलॉजी जो है छिपकलियों का अध्ययन है।
मामोलॉजी जो है फलों का अध्ययन है, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी जो है ये शैवालों का अध्ययन होता है। आगे है कोशिका सिद्धांत और संरचना और उनका कार्य। ठीक है, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, किस भाग में होता है ये, तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। यह कोशिका श्वसन की प्रथम अवस्था है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुवेट अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त भी होते हैं। आगे है किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। इसमें ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। आगे कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। क्या होता है ये, तो ये जो होते हैं सुबेरिन होता है। कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ सुबेरिन होता है। पौधों की वृद्धि होने पर इनके तने का अधिचर्म गौण विभाज्यों तक की पतली पट्टी से स्थापित हो जाता है जिन्हें कार्क कोशिकाएं कहा जाता है। सुबेरिन वसायुक्त पदार्थ को मोटी परत होती है जो कार्क कोशिकाओं को पानी और गैसों के लिए अपरागमयी बनाती है। अंततः इनसे पौधों की शुष्कीकरण, संक्रमण तथा यांत्रिक क्षति से सुरक्षा प्राप्त होती है। आगे है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड हैं। कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपका फास्फोलिपिड होते हैं। फास्फोलिपिड कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड जो होते हैं फास्फोलिपिड होते हैं। फास्फोलिपिड के कार्य जो होते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं। यह आंत से वसा को अवशोषण में शामिल है। यह झिल्ली के परागम्यता को नियंत्रित करता है। यह विभिन्न प्रकार के लिपोप्रोटीन, प्रोस्टोसाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन के संश्लेषण में यह मदद करता है। आगे इसी में है यह कोलेस्ट्रॉल के परिवहन और हटाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। आगे है कोशिका द्रव्य फ्लोरोप्लास्ट एवं माइक्रोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम कर्म से हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो ये जो होते हैं आपका 80S 70S और 70S होते हैं। 80S 70S और 70S ये 3 टाइप का S होते हैं। जो छोटे जीवाणुओं में जो होते हैं आपका 70S होते हैं और बड़े में जो होते हैं पेड़ पौधों में और जंतुओं में वो 80S का होते हैं। राइबोसोम RNA और प्रोटीन से बने दानेदार संरचनाएं हैं। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S होते हैं जबकि क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70S होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। आगे है मिलान कीजिए, इनमें से मिलान करना है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा झिल्ली होगा, एक झिल्ली विहीन यानी झिल्ली नहीं होता है, एकल झिल्ली दोहरी झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा झिल्ली होता है, तो ये जो होते हैं एकल झिल्ली। ठीक है, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होते हैं। इसके बाद राइबोसोम में झिल्ली नहीं होते हैं। लाइसोसोम में होते हैं आपका एक झिल्ली। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली, राइबोसोम में झिल्ली विहीन यानी झिल्ली नहीं होते हैं, लाइसोसोम में एकल झिल्ली होते हैं। आगे है किस कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्द यानी लाइसो तथा सम से बना है। लाइसो का अर्थ होता है पाचक तथा सोम का अर्थ होता है कार्य, यानी लाइसोसोम का अर्थ पाचक कार्य होता है। इसकी खोज जो किया था डी ड्यू ने की थी। यह एकल झिल्ली अबंध कोशिका है।
कोशिकांग है जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। यह सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। ये आगे है कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है, तो ये है आपका काइटिन है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव जो है काइटिन है। कवक यूकेरियोटिक जीव हैं जिनमें संवहनी उत्तक तथा हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। इस संघ के अंतर्गत ईस्ट यानी कवक एवं मोल्डस जैसे सूक्ष्मजीवों को शामिल किया जाता है। कवक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय कवकों का संपूर्ण शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में विकसित होता है। इसके विपरीत बहुकोशिकीय कवकों का संपूर्ण शरीर धागों के समान होता है जिन्हें हाइफे कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हैं न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। कहाँ पर मिलता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने का कारण कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी ऊर्जा घर। इसमें न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया अधिकांशतः यूकेरियोटिक जीवों में पाए जाने वाले एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं। यह साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं और अनिवार्य रूप से कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है। आगे हैं कोशिका भित्ति खाली जगह कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं, तो ये आपका जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होते हैं, जबकि पादप, जीवाणु और कवक में कोशिका भित्ति उपस्थित होते हैं। पौधे, जीवाणु और कवक की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाते हैं। पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका के केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि वह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय बृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, ग्लेक्टन, मेनन व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि पौधों में यह सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। आगे है कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। कौन है, तो ये आपका हेवरलैंड। कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है, हेवरलैंड हैं। सजीवों की प्रत्येक कोशिकाओं में उस जीव के सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता ही कोशिकीय पूर्ण सख्तता कहलाती है। आगे है कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है, तो ये करता आपका कोशिका भित्ति करता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकांग तथा जंतु कोशिका में विभेदन करता है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में केंद्रक केंद्र में होता है तथा जंतु कोशिका में पराधीय कोशिका द्रव्य में होता है। आगे राइबोसोम पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में रहते हैं तथा जंतु कोशिका में केंद्रक में पाया जाता है। वहीं पर कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी और जीवित कोशिका की खोज एंटोनो वन लुवेनहॉक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया था कोशिका का, तो वो मृत कोशिका था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे हैं खाली जगह कोशिकांग में डीएनए होता है। किस में होता है, तो ये केंद्रक में होते हैं। कोशिका में डीएनए न्यूक्लिक एसिड केंद्रक में पाया जाता है तथा इसका अतिरिक्त यह सूत्र कणिकाएं में पाया जाता है। डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाला तंतुनुमा अणु है जो वंशानुगत सामग्री या आनुवंशिक निर्देशों को माता पिता से संतानों तक ले जाने या प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके रूप चरित्र की खोज वर्ष 1953 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा की गई थी। आगे हैं इसमें सही क्रम को चुनना है, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए नंबर में जो है कोशिकाएं, उत्तक, कोशिकाएं से मिलकर आपका उत्तक बनता है, उत्तक से मिलकर आपका अंग बनता है और अंग से मिलकर आपका अंग प्रणाली बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
मानव शरीर के अंग प्रणाली का सही क्रम जो है आपका उत्तक, इसके बाद अंग, इसके बाद अंग प्रणाली आते हैं, क्योंकि कई कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करते हैं तथा कई उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेवियर विसेट ने किया था। आगे कोशिका का रसोई घर किससे कहा जाता है, तो ये आपका ये क्लोरोप्लास्ट है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आपका क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो ऑप्शन में तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पौधों के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका संरचना है, क्योंकि इसी में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इस कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक में पूर्ण हरित के अलावा कैरोटीन एवं ज़ैनथोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। पत्तियों का रंग पीला होने के कारण इनमें कैरोटीन का निर्माण होता है। पूर्ण हरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। आगे हैं कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, क्या होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ के आकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसकी खोज अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत घर यानी पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थों यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होता है। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के रूप में होते हैं तथा इसका निर्माण एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एवं कार्बोनिक फॉस्फेट के सहयोग से होता है। आगे जीवित कोशिका की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, कौन करता है, तो ये आपका करता है न्यूक्लियस। केंद्रक यानी न्यूक्लियस को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, क्योंकि यह जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक में पतली पतली धागों जैसे रचनाएं पाई जाती है, जिसे क्रोमैटिन तंतु कहा जाता है। आगे प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है, तो ये सेल भित्ति प्राणियों में कभी भी नहीं पाया जाता है। प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति या सेल वॉल कोशिकांग में नहीं पाया जाता है। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव परागमय तथा मोटी परत पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्मा का रक्षा करना होता है। आगे कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, तो ये जो कहलाता है लाइसोसोम जो होते हैं पाचन की थैली कहलाता है। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूब नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल एकहरी झिल्ली से घिरी यानी एकहरी मतलब कि सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जैसी रचना होती है। लाइसोसोम से सभी प्रकार की जल अपघटनीय एंजाइम हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सूक्ष्म हैं, इसलिए इसे पाचन थैली भी कहा जाता है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नोट में है स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आगे प्रोटीन संश्लेषण होता है, कहाँ पर होता है ये, तो ये आपका राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम आकार एवं आवासदन गुणांक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका ATS राइबोसोम और एक होता है 70S। ATS किस में यूज़ होता है, तो वो छोटे छोटे जीवों में, यानी कि जैसे बैक्टीरिया हो गया, कोरोना बैक्टीरिया जो आया था वो ATS होते हैं, और बड़े बड़े जीवों में आपका ATS का 70S छोटे जीवों में और ATS बड़े जीवों में होता है। 70S राइबोसोम जीवाणु हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के समय कई राइबोसोम में mRNA के ऊपर एकत्र रहते हैं, इस समय इन्हें पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं।
आगे हैं किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों से जोड़े बनते हैं, तो ये बनते हैं अर्धसूत्री के। कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, एक समसूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं तथा आनुवंशिक गुणों का आदान प्रदान इसमें होता है। आगे निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग पहचाना जा सकता है, तो ये कोशिका भित्ति से अलग पहचाना जा सकता है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग पहचाना जा सकता है। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव परागमय तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। वनस्पति कोशिका में यह कोशिका झिल्ली के बाहर किंतु जीवाणु में स्लाइम परत के नीचे रहती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की कवकों की कोशिका भित्ति, काइटिन की शैवालों की कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज या पैक्टिन की तथा अन्य विकसित पौधों से सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं किंतु पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो ये केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जो एक कोशिकीय जीवों का निर्माण करती है। इसकी संरचना साधारण होती है, इसमें केंद्रक व उपांग उपस्थित नहीं होती है। आगे हैं मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है, कौन सा है, तो ये आपका मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस फर्स्ट जो होते हैं अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, ये गलत हो जाएगा। मियोसिस एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। इसमें अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती है। मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें गुणसूत्रों का ह्रास होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है। आगे है तारक रेसिमियाँ निकलती है। तारक रेसिमियाँ कहाँ से निकलती है, तो ये निकलते हैं आपका तारककाय से। तारककाय केवल जंतु कोशिका में पाए जाने वाले बेलन जैसी रचनाएं होती है। तारककाय के 2 प्रमुख भाग होते हैं, सेंट्रिओल और सेंट्रोस्फियर। सेंट्रिओल के ही चारों ओर धागे की तरह तारक रश्मियाँ निकलती है। तारककाय कोशिका विभाजन में मदद करता है। ये तारककाय की खोज वॉन ब्रेडन ने की थी। इसका नामकरण जो किया था थियोडर बोवेरी ने 1888 में किया था। आगे पादपों में खाली जगह होते हैं जबकि पशुओं में यह नहीं होता है, तो कौन सा, तो ये सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है जो कोशिका को यांत्रिक आधार प्रदान कराता है। यह ग्लूकोज का बहुलक है, यह पशुओं में नहीं पाया जाता है। ये आगे शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो ये होते हैं आपका प्रोटीन से। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों का उत्पादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। आगे कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य एमिनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। इसकी खोज सर्वप्रथम जॉर्ज ई पोलांडे ने सन 1955 में की थी। आगे है कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है। ये जो कार्य है ऊर्जा पैदा करना, ये क्या करता है, ऊर्जा पैदा करता है। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में इनके सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती है। इन्हें सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य सभी खाद्य पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण करने के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करना है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होते हैं तथा इसका निर्माण एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एवं कार्बोनिक फॉस्फेट के संयोग से होता है। आगे है कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है, ये करता होगा कोशिका झिल्ली।
कोशिका के द्रव के आने जाने का नियंत्रण कोशिका झिल्ली करती है। यह प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली के रूप में होती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह जंतु तथा वनस्पति दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। आगे हैं राइबोसोम किसकी तरह पर होते हैं। राइबोसोम किसकी तरह पर होते हैं, तो ये जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी RNA एवं प्रोटीन के बने होते हैं। ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं एवं अंतर्द्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहलाते हैं। अब है टिश्यू यानी ऊतक, ठीक है। लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम किस प्रकार के होते हैं, कहाँ पर होते हैं, तो ये पाचन केंद्र में लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी निर्माण ग्लाजिकाय में होता है तथा ये अंत कोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होता है। कभी कभी लाइसोसोम अपने ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देता है। इसी कारण इन्हें आत्महत्या की थैली या पाचन का थैली भी कहते हैं, किसको, लाइसोसोम को। आगे हैं पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक हैं। कौन से हैं, तो ये आपका एधा यानी कैम्बियम, ठीक है। किसी पौधे में मोटाई में जब वृद्धि होती है तो उसे द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। यह एक बीजपत्री में अनुपस्थित होता है। यह वृद्धि दो पार्श्व विभाज्य ऊतक यानी सोहनी एधा और एंधाकर्क के द्वारा संपन्न होती है। नोट में है गोटलिब हेवरलैंड के पादप ऊतक संवर्धन का जनक कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो ये पैरेन्काइमा ऊतक का। जीवाणु कवक शैवाल की तुलना में पैरेन्काइमा ऊतक की कोशिकाओं में बड़े अंतरा कोशिकाएं स्थान पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं की रिक्तकाओं में जल की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। पैरेन्काइमा ऊतक कोशिका में संघन कोशिका द्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। पैरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं जो संग्रह, परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, गैस विनिमय, सुरक्षा तक के विभिन्न कार्य करती है। आगे है निम्न में से किसमें लासिका उपस्थित होता है, तो ये आपका सोहन ऊतक में। लासिका द्रव अतिरिक्त तरल पदार्थ का एक संग्रह है जो कोशिकाओं, ऊतकों और अन्य पदार्थों से निकलता है। यह सोहन ऊतक में उपस्थित होता है। यह रोगनाओं, जैविक कचरे, विषाक्त पदार्थ और अन्य मलबे के खिलाफ एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। सोहन क्रिया में लसिका कोशिकाओं तक जरूरी पोषक तत्वों यानी हार्मोन्स तथा एंजाइम को पहुंचाता है। अब यह जैव अणु, लिपिड या प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लियोसाइड क्या है ये, तो ये प्यूरिन या पाइरोडिमिन और चीनी होते हैं ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रत्येक अणु हजारों एकलकों का बना होता है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स निम्न अणुओं से बना होते हैं। तो पहला जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल से ये बनते हैं, ठीक है। फिर न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं ये दो प्रकार का, पहले ये शर्करा, इसके बाद नाइट्रोजन क्षारक। फिर शर्करा जो होते हैं ये दो टाइप का, राइबोसोम और डीऑक्सीराइबोस। और फिर वो नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं ये आपका हो जाएगा, ये आपका फिर दो टाइप का, प्यूरिन क्षारक और पिरिमिडिन क्षारक। प्यूरिन क्षारक ये दो प्रकार का, एडमिन और ग्वाइनिन। और पिरिमिडिन क्षारक जो हो जाएगा ये आपका दो टाइप का, थाइमिन, साइटोसिन और यूरोसिन। ये तीन टाइप का होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हैं इनमें से आवश्यक एमिनो एसिड हैं, इनमें से कौन सा है, तो ये आपका है लियोसिन है।
लियोसिन एक आवश्यक एमिनो एसिड है। आवश्यक एमिनो अम्ल में वे होते हैं जिन्हें हमारे शरीर नहीं बनाते हैं, वे आहार से प्राप्त होते हैं, जैसे वेलिन, आइसोलियोसिन, अर्जिनिन, नियोसिन, थियोनिन आदि। ये सब जो हैं आपका आवश्यक हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल जैसे एलिनिन, सेरिन, ग्लूटामिन, सिस्टीन आदि वे एमिनो अम्ल हैं जिन्हें हमारे शरीर बनाते हैं। ये सब जो हैं हमारे शरीर बनाते हैं, और ये सब जो एमिनो अम्ल हैं, जो एसिड जो हैं, ये हमारे शरीर नहीं बनाते हैं, आहार से हम लोग को प्राप्त होता है। आगे हैं डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये है आपका जीन। डीएनए का क्रियात्मक क्या है, ये जीन है। डीएनए का क्रियात्मक इकाई जीन होता है। यह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का ऐसा अनुक्रम है जिसमें सत्रिहित कूटबद्ध संरचनाओं से प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। जीन आनुवंशिकता के मूलभूत शारीरिक इकाई है। आगे हैं प्रोटीन किसका बना होता है, तो प्रोटीन जो बना होता है एमिनो एसिड का। प्रोटीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणु से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन मुख्यतः एमिनो एसिड से बने होते हैं। एमिनो अम्ल जैविक यौगिक हैं जिसमें दोनों क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन होते हैं। एमिनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला ये बनाता है। आगे हैं जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करता है वे क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका राइबोजाइम्स। जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वे राइबोजाइम्स कहलाते हैं। यह उत्प्रेरक का कार्य करता है जिससे जीवाणु में ट्रांसलेशन होता है। यह पॉली एमिनो पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। आगे हैं डीएनए किस में पाया जाता है, तो ये केंद्रक में पाए जाते हैं। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है जबकि आरएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक के बाहर होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होते हैं तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होते हैं। डीएनए का कार्य माता पिता के लक्षणों को संतान में लाना, जबकि आरएनए का कार्य जो होते हैं प्रोटीन का निर्माण करना। डीएनए में थाइमिन बेस होता है, वहीं पर आरएनए में यूरासिल बेस होते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान में रखिएगा इसको। आगे हैं लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है वसीय अम्ल और ग्लाइसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लाइसरॉल होते हैं। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से वसीय अम्ल और ग्लाइसरॉल प्राप्त होता है। लाइपेज एक पाचक एंजाइम है, इसका उत्पादन अग्नाशय, मुंह व पेट में होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका लिम्फोसाइट। दिए गए विकल्पों में लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार होती है। कोलेजन, इलास्टिन तथा रेशम प्रोटीन के उदाहरण हैं। शरीर में प्रोटीन का कार्य शरीर की मरम्मत तथा ऊर्जा प्रदान करना होता है। आगे हैं गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं किससे, तो ये 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार उपस्थित होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एडेनिन तथा थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जबकि गुआनिन एवं साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। आगे हैं गाय के दूध का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो ये जो होते हैं आपका ये कैरोटीन के कारण से गाय के दूध का पीला रंग जो होते हैं ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होते हैं। कैरोटीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अब है आनुवंशिकी। क्रॉसिंग ओवर में होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, आनुवंशिकी सामग्री का आदान प्रदान। क्रॉसिंग ओवर ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक गुणसूत्र पर स्थित जीन्स का समूह समजात गुणसूत्र पर स्थित समान जीनों के समूह द्वारा स्थान परिवर्तन
कर लेता है, जिसे विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसमें आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। आगे हैं कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। किस प्रकार का? तो ये आनुवंशिक रूप से समान। किसी पौधे के वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे तैयार होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह अलैंगिक जनन के ही एक रूप है, जिसमें पौधे के केवल वर्धी भाग ही हिस्सा लेते हैं। इस विधि से उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर। आगे हैं आनुवंशिक का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये J.J. मेंडल को आनुवंशिक का जनक G.J. यानी ग्रेगर जोहन मेंडल को कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संरचना आनुवंशिक कहलाता है। ग्रेगर जोहन मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। ये आगे मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका XY करके। मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े को अलैंगिक गुणसूत्र तथा अंतिम 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। द्वितीयक अवस्था में मादा का लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो XX तथा नर का लिंग गुणसूत्र होते हैं वो आपका XY होते हैं। नर के इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग निर्धारण होता है। आगे हैं जब DNA निर्भर RNA पॉलीमेरेज बहुलक होते हैं, इसकी दिशा खाली जगह होती है। इसकी दिशा किस तरह से होते हैं? तो ये होते हैं आपका एक दिशीय 5-3 का, एक दिशीय 5 से 3। जब DNA निर्भर RNA पॉलीमेरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा एक देशीय यानी 5 से 3 होते हैं। यह प्राकृतिक द्विशाख पर कुछ जटिलता पैदा करती है। आगे है मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? तो ये किया था आपका 7। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यास लक्षणों का अध्ययन किया। ये विशेषक निम्न हैं। पहला जो है वो बीज का रूप, दूसरा बीज का रंग, तीसरा फूल का रंग, चौथा फली का रूप, पांचवा फली का रंग, छठा फूल की स्थिति, पांचवा पौधों के आकार यानी कि तने की लंबाई। ठीक है, तो ये 7 थे। आगे हैं DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये बिंदु उत्परिवर्तन। DNA के किसी एक क्षार युग्म या न्यूक्लियोटाइड क्रम में होने वाला परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण हास्याकार कोशिका आरक्तता है। आगे मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपारिगित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए? तो ये जो हुए हैं आपका 3:1 में। मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी से सभी पौधे लंबे थे तथा पुनः F1 पीढ़ी के 2 पौधों का संकरण किया गया। तब F2 पीढ़ी के पौधे या तो लंबे या बौने थे। लंबे तथा बौने पौधे का अनुपात 3:1 था। कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, अर्थात लंबे या बौने का लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो ये जाना जाता है मेंडल जाने जाते हैं। अनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के ग्रेगर जोहन मेंडल ने दी, इसलिए इन्हें अनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवंशिकी शब्द के जनक विलियम बैटसन हैं। जीवों में जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवंशिकी लक्षण कहलाते हैं तथा इनके अध्ययन को अनुवंशिकी कहा जाता है। आगे हैं गुणसूत्र, जिनमें गुणसूत्र बिंदु यानी अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये एसेंट्रिक कहलाता है। ये एसेंट्रिक गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं वे एसेंट्रिक यानी अकेंद्रीय गुणसूत्र कहलाते हैं। जब गुणसूत्र किसी एक किनारे पर हो तो उसे टेलोसेंट्रिक कहलाते हैं। किसी स्थान पर गुणसूत्र बिंदु जिसमें एक गुणसूत्र का भाग बड़ा तथा दूसरा छोटा हो तो उसे गुणसूत्र का प्रकार एक्रोसेंट्रिक कहलाता है।
जोड़े में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की द्विगुणित कहा जाता है। आगे है वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो ये किया है आपका सटन एवं बोवेरी ने। सटन एवं बोवेरी ने वंशागत के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत सटन और बोवेरी ने दिया था। गुणसूत्र का नामकरण H.W. वाल्डेयर ने वर्ष 1888 में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। आगे आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जो होते हैं आपका जीन होते हैं। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है। ये डीएनए के लंबी श्रृंखला के छोटे खंड हैं। ये आनुवंशिकता की बुनियादी भौतिक और क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं। प्रत्येक माता पिता से विरासत में मिली होती है। जीन प्रोटीन नामक अणु बनाने के निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। कई जीन एक साथ गुणसूत्र बनाते हैं। मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आगे है आनुवंशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो वो कौन सा होते हैं? तो ये होते हैं आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 यानी XXY होते हैं, जिसमें केंद्रक में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसमें एक अतिरिक्त X गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण विषम होते हैं, पर उनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं। ऐसे पुरुष नपुंसक होते हैं। आगे है मेंडल ने मटर पर किए जाने वाले प्रयोग के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था? तो ये फूल की आकृति को। जॉर्ज मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयोग में 14 असली प्रजनन वाले मटर के पौधों की किस्मों को जोड़े के रूप में चुना जो विपरीत लक्षणों वाले थे। इसमें इन्होंने बीज के रंग, फूलों की स्थिति, पौधों की ऊंचाई व रंग के चयन किया था, जबकि फूल की आकृति का चयन नहीं किया था। आगे किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जोहान मेंडल जाने जाते हैं? तो ये आनुवंशिकी के क्षेत्र में। ग्रेगर जोहान मेंडल के आनुवंशिकी लक्षणों का संचरण में योगदान के लिए जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधों पर आनुवंशिकी का प्रयोग किया था। ग्रेगर जोहान मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी का नियम प्रतिपादित किया था? तो ये मटर के पौधे पर। ग्रेगर जोहान मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम को 7 विप्रयासी मटर के पौधों से प्रतिपादित किया था, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक हैं? तो ये आपका जीन आ जाएगा। गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवंशिकी लक्षणों के धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का ऐसा अनुक्रम है जिसमें सत्रिहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। आगे मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो क्या होते हैं? तो ये आपका 46 होते हैं। गुणसूत्र में क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो सभी आनुवंशिक गुणों की निर्धारित व संचरित करते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं जो 23 के जोड़े में होते हैं। गुणसूत्र की संरचना केंद्रक में धागेनुमा होती है। आगे आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं। तो कौन है? तो ये आपका ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जोहान मेंडल हैं। लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी विज्ञान के अध्ययन के लिए ग्रेगर जोहान मेंडल ने मटर के पौधों को चुनाव किया था। आगे है ग्रेमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? ये किया था मेंडल ने। ग्रेमिट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था। मेंडल एक वनस्पति विज्ञानी थे। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग कर आनुवंशिकता के नियमों का प्रमाण प्रतिपादित किया था।
गैमीट की शुद्धता के नियमानुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के पौधे या विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के दो पौधों या उनके बीच संकरण कराया जाता है तो उसके F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं, परंतु इनकी दूसरी पीढ़ी F2 में पौधे में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाते हैं और युग्मों की शुद्धता बनी रहती है। इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। आगे हैं जेनेटिक्स कोड की खोज किसने किया है, तो ये किया है हरगोविंद खुराना ने। जेनेटिक कोड यानी आनुवंशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना, मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के नेतृत्व में 3 शोध समूह द्वारा स्वतंत्र रूप से की थी। कोड डीएनए और पूरक एमआरएनए पर मौजूद एक ट्राइन्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है जो एक विशिष्ट एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। आनुवंशिकी कोड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो एसिड के क्रम को निर्धारित करता है। आगे हैं एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं, तो ये आपका लिंग गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान और अपने अपने समजात होते हैं। इन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों के भिन्न भिन्न होते हैं, जिससे विषम जात गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र या एलोसोम्स होता है कहते हैं। आगे हैं जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये आनुवंशिकता का गुणसूत्र का। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा जीवों के बीच भिन्नताओं एवं गुणसूत्रों के आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका का अध्ययन किया जाता है। मांसपेशियों का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे हैं जीव विकास। अब है जीव विकास, ठीक है। प्रजातियों में विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, तो ये डार्विन ने दिया था। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। डार्विन के इस सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक योग्यात्मक जीवों का ही चयन करती है, इसलिए इसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। आगे हैं वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फ्रांचेस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। कौन सा द्वीप था ये, तो ये था आपका गोलापगोस द्वीप। गोलापगोस वह द्वीप है जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फ्रांचेस पर जैव विकास का अध्ययन किया था। डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखी। गोलापगोस द्वीप समूह लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला इक्वाडोर का एक हिस्सा है। इक्वाडोर ने वर्ष 1935 में गोलापगोस की वन्य जीव की अभयारण्य तथा वर्ष 1959 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। वर्ष 1978 में इस द्वीप यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल बना। आगे है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये जो किया था, ये किया था आपका डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत ब्रिटिश प्राकृतिकवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया। इन्होंने प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत पहली बार 1859 ईस्वी में प्रकाशित चार्ल्स डार्विन का पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में प्रतिपादित किया गया था। आगे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था आपका चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना चार्ल्स डार्विन ने दी। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। जीवन संघर्ष में जीव योग्य होते हैं, वहीं अनुकूलन करके पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। आगे हैं योग्यात्मक की उत्तरजीविता की बात किसने की है, तो ये किया है डार्विन ने।
योगात्मक की उतारजीविता प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत की व्याख्या करने का एक तरीका है जिसको जीव विज्ञान चार्ल्स डार्विन ने बताया था। योगात्मक की उतारजीविता प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रियाएं जीवित रहने और विकसित होने के लिए योगात्मक जीवों का चयन करती है। आगे हैं, डायनासोर विलुप्त हुए थे, कब हुआ था? तो ये क्रेटेशियस युग में ये विलुप्त हुआ था। डायनासोर क्रेटेशियस युग में विलुप्त हुआ। क्रेटेशियस काल लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले के अंत तक अस्तित्व में रहे। डायनासोर को यूनानी भाषा में भयानक छिपकली कहा जाता था। यह 16 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे तथा यह कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। आगे हैं, अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? तो यह है आपका ऑस्ट्रेलाइड है। अफ्रीका का मूल जाति जो है ऑस्ट्रेलाइड है। इसकी खोज पूर्व प्लेस्टोसीन युग में सर्वप्रथम मानव का पहला जीवाश्म के रूप में सन 1924 में अफ्रीका का टोंग की चट्टानों से हुई। इसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैंस रखा गया। आगे हैं, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, तो कौन है? तो ये है आपका बंदर है। पूरा विज्ञानियों को मिले अवशेष के अध्ययन के पश्चात ज्ञात जानकारी के अनुसार विकास की क्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी बंदर है, जिसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिबा है। आगे हैं वर्गीकी। अब है वर्गीकी, इसमें देखते हैं वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो कौन है? तो यह कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली व पोषण की विधि। ये है कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि पर 5 जगत वर्गीकी आधारित था। R.H. वेटेकर ने वर्ष 1969 में जीवधारियों के 5 जगत में वर्गीकृत किया था। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु में। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दिया था लिनियस ने। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा कैरोलस लिनियस ने दी थी। द्विनाम नाम पद्धति जीव यानी पौधों तथा प्राणियों को नाम देने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। प्रत्येक प्रकार के जीव के नाम के 2 घटक या अंग होते हैं, इसलिए इस प्रणाली की द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। नाम का पहला घटक जीन्स यानी वंश या वर्ग संबंधित तथा दूसरा घटक जातीय नाम होता है। उदाहरण के तौर पर मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। आगे है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो ये है आपका जाति है। वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। कार्ल लिनियस ने जातियों के नामकरण की वैज्ञानिक प्रणाली दी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे हैं जीवों की द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपका वंश नाम और जाति विशेषण। वंश नाम और जाति विशेषण। द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की पद्धति है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लिनियस ने इसका प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक हैं, वंशनाम और जाति विशेषण। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो ये आपका अरस्तु है। ये हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। वह एक महान दार्शनिक भी थे। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द के 2 ग्रीक शब्द यानी बायो और लाइफ, जीवन तथा लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन, से मिलकर ये बना है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेवेरनस ने वर्ष 1802 में किया था। आगे मनुष्य किस संघ के प्राणी हैं? तो ये है आपका कोड्रेटा का। मनुष्य जो है ये कोड्रेटा संघ के स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। इस संघ के स्थापना बेलफोर ने की थी तथा इस संघ के प्राणी जल, थल तथा वायु तीनों में रहते हैं। इनका मूलभूत एवं अद्वितीय लक्षणों जैसे कॉन्टोकार्ड, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ग्रासनी, गिल, दरारें,
प्रतिपृष्ठ एवं पाचन के तंत्र पूर्ण विकसित होते हैं। आगे हैं द्विनाम पद्धति, निम्नलिखित से संबंधित हैं। किससे हैं? तो ये जीव का वैज्ञानिक नामांकन जिसमें 2 शब्द होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। द्विनाम पद्धति जीवों यानी पौधों तथा प्राणियों के नाम देने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। 1753 ईस्वी में कोरलस लिनियस ने इसकी शुरुआत की। प्रत्येक प्रकार के जीव के नाम के 2 घटक या अंग होते हैं, इसलिए इस प्रणाली के द्विनाम पद्धति कहते हैं। नाम का पहला घटक जीन्स यानी वंश या वर्ग संबंधी तथा दूसरा घटक जातीय नाम होता है। उदाहरण के लिए मानव का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सेपियंस, गाय का वैज्ञानिक नाम आपका बॉस टॉरस, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है। आगे होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये आपका आधुनिक मानव का। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मनुष्य का वर्गीकरण जो हुआ था ये किंगडम एनोमेलिया यानी फाइलम कार्डेटा, गण प्राइमेटस, परिवार हेमिनेडेट, जिन्स हेमो, जाति होमो सेपियंस है। आगे है डॉल्फिन को निम्न में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये स्तनधारी में। स्तनधारी वर्ग के जंतु स्तन उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप बाह्य वातावरण के तापमान पर परिवर्तन होते रहता है यानी बदलते रहता है। इस वर्ग के जीव के त्वचा से स्वेद एवं तेल की ग्रंथियां होती है तथा श्वसन क्रियाएं फेफड़ों द्वारा होते हैं। इनके हृदय में 4 कोष्ठक तथा 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं व 7 ग्रीव के स्वरूप होते हैं। यह मांसाहारी होते हैं। यह वर्ग के अंतर्गत डॉल्फिन, चमगादड़, पेंगोलिन, तेंदुआ आदि जीवों की सम्मिलित किया गया है। गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार ने भारत राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया। अब है जंतु जगत। चमगादड़ तथा पंछी जो हैं के पंख किस प्रकार के हैं? तो ये हैं आपका समजात अंक में आते हैं। समजात अंक में चमगादड़ और पंछी के पंख का समजात अंक के उदाहरण हैं, अर्थात इनकी विकासवादी उत्पत्ति अलग अलग हैं लेकिन उनके कार्य में समानता है। आगे अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। किसमें? ये द्विखंडन द्वारा। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा का प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है जो अपने आकार को बदलने का क्षमता रखता है। आगे किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो ये यूग्लिना में। यूग्लिना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसमें जंतुओं और पादपों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। इसमें हरित लवक पाया जाता है। यह कासाभिका की सहायता से गति करता है। आगे सीट सांस लेते हैं। किससे? तो ये श्वास रंध्र द्वारा लेते हैं। कीटों के श्वसन के लिए विशेष अंग ट्रेकिया पाए जाते हैं। ट्रेकिया पारदर्शी खासमाय नालिकाएं होते हैं जो श्वास रंध्रों द्वारा वायुमंडलीय में खुलते हैं। कीटों के शरीर में ट्रेकिया का जाल होता है, अंततः कीट श्वास रंध्र के द्वारा सांस लेता है। आगे हैं टेप वर्म के खंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये प्रोग्लोटिड कहलाते हैं। ये टेप वर्म के खंड ग्लोटिड कहलाते हैं। यह एक वयस्क टेप वर्म में सिर, गर्दन व अन्य खंड होते हैं। टेप वर्म एक अकशेरुकी जंतु हैं जो जानवरों व मनुष्यों के आंतों में रहते हैं। आगे टेनिया सेलियम को सामान्य रूप से कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है पोर्क टेप वर्म। टेनिया सेलियम को सामान्य रूप से पोर्क टेप वर्म कहते हैं। यह सुअर मांस फीताकृमि मनुष्यों में संक्रमण करने वाले सामान्य जाति हैं। यह द्विपोषी परजीवी हैं। आगे निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा यानी सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है? तो ये आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं का प्रोगुहा यानी सीलोम रक्त से भरा हुआ है।
दो गुहा जब नियोडर्म से अधिक रहती है तब यह सीलोम यानी प्रगुहा कहलाता है। आगे है रेडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल दर्शाती है। तो किस तरह से, ये तो मीठे पानी के सबूक को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। रेडियस साइप्रिनिड मछली की प्रजाति है जिन्हें बीटरलिंग्स भी कहा जाता है। यह अल्पकाल तक यानी कि 5 वर्ष जीवित रहने वाली प्रजाति है जिनका आकार 11 सेंटीमीटर तक होती है। ये शांत पानी यानी तालाब, झील आदि में निवास करती है। ये मछलियाँ सर्वाहारी होते हैं जो जीव और पौधे दोनों खाते हैं। यहाँ ये मछलियाँ प्रजनन के लिए मीठे पानी के शामुक यानी घोंघा या शंख पर आश्रित होती हैं। अतः ये अपने अंडों को जिम्मेदारी शामुक को स्थानांतरित करती है। मादा रेडियम शंकुब के मेंटल कैविटी में अपने ओविपोस्टर को फंसाकर गिल फिलामेंट के बीच अंडे जमा करती है और नर रेडियस अपने शुक्राणु को शामुक के अंतःश्वासन जल प्रवाह को छोड़ देता है जिससे शामुक के गलफड़े के भीतर निषेचन होता है। आगे हैं असमतापी जंतु जिनके हृदय द्विकक्षीय होते हैं। वो क्या होते हैं? तो वो ये हैं आपका शार्क। असमतापी जंतु शार्क का हृदय द्विपक्षीय होते हैं। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ घटता बढ़ता है असमतापी जंतु कहलाते हैं, जैसे सरीसृप, उभयचर, मछलियाँ आदि। इन्हें शीतरक्तीय जीव भी कहा जाता है। आगे है निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? तो ये है आपका हृदय में 3 कोष, 2 अलिंद तथा 1 नीले होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग हृदय में 3 कोष, 2 अलिंद एवं 1 नीले होता है। यह एक बंद परिसंचरण तंत्र है तथा इनके हृदय की दीवार मसाल और संकुचनशील होती है। इसका हृदय दोहरी झिल्ली द्वारा ढका होता है जिसे पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे है अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो ये आपका कुटपाद से। अमीबा अपना भोजन कुटपाद या एंडोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का अपना आहार बनाता है। वह अपने भोजन को किसी भी सतह से कुटपाद के द्वारा ग्रहण कर लेता है। जब भोजन उसके संपर्क में आता है तो वह अपने कुटपाद से उसे चारों तरफ घेर लेता है और प्यालेनुमा रचना के द्वारा ग्रहण करता है, जिसे खाद्य धानी या रिक्तिका कहते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो ये आपका छिपकली। दिए गए विकल्पों में से छिपकली स्तनधारी प्राणी में नहीं आते हैं, जबकि बाघ, व्हेल और चमगादड़ स्तनधारी प्राणी हैं। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय, ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान आदि में। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण जो होते हैं वह दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि होते हैं इनमें, जिनमें बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ जीवों को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं। आगे हैं वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है, तो कौन सा है? तो ये है आपका केचुआ आता है इसमें। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम जो आते हैं वो केचुआ है। केचुआ भूमि गुणवत्ता सुधारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। आगे कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? तो ये आपका फ्राइनोसोमा, जिसे सींग वाले छिपकली या हॉर्न टोड के रूप में जाना जाता है, चिरडिम्बता दर्शाता है। यह उत्तरी अमेरिका छिपकलियों की एक प्रजाति और फाइनोसोमेटाइड परिवार का एक जंतु है। आगे पंछियों में तेल यानी प्रीन ग्रंथि किस भाग में होते हैं? तो ये होते हैं आपका पूंछ के आधार भाग पर। पंछियों में तेल अथवा
स्प्रीन ग्रंथि पंछियों के पूंछ के आधार भाग पर स्थित होती हैं। यह ग्रंथि तेल का स्राव कर उनकी त्वचा के तेलीय रखती है। इसे यूरोपीय गियल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में वसामीय ग्रंथि सीबम नामक तेलीय पदार्थ का स्रवण करके उसकी त्वचा को तेलीय बनाए रखती है। आगे हैं जीव कृमि या एक्वानर्वम, किसका साधारण भाषा में नाम है, तो ये है आपका बेलेनोग्लॉसस का। बेलेनोग्लॉसस की जीव कृमि या एकानोरवर्म के नाम से भी जाना जाता है। यह हेमिकॉर्डेटा संघ के प्राणी है, जिसे एकानोरवर्म या जीव कृमि भी कहते हैं। इसकी संरचना यू आकार की होती है। इसका शरीर छोटे शंकुआकार सूंड, कॉलर और एक लंबा कृमि जैसे धड़ में विभाजित होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग के संबंधित हैं, तो ये है आपका शार्क। तारा मछली जो है ये संघ इकाइनोडर्मेंटा प्रणाली से संघ के हैं। ये सिल्वर मछली संघ आर्थ्रोपोडा प्रणाली के, शार्क संघ कार्डेटा के मत्स्य वर्ग की प्रणाली है। हेल जो है ये संघ कार्डेटा के स्तनी वर्ग के प्राणी हैं। आगे निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है, तो ये है आपका हाइड्रा। ऐसे जीव जिनमें मात्र एक कोशिकी ही पाई जाती हैं एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। इनका संबंध प्रोटिस्टा जगत से होता है। यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामेसियम तथा लिशमैनिया को प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। अन्यथा हाइड्रा एक कोशिकीय जंतु नहीं है। आगे निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मीन है, तो यह आपका कुत्ता मीन। दिए गए विकल्पों में डॉग फिश यानी कुत्ता मीन या स्कॉलिन ऑर्डिन वास्तविक मीन है। यह कॉन्ड्रिथिस वर्ग के अंतर्गत आती है। जेली मीन, तारा मीन, चांदी मीन तथा रेजर मीन वास्तविक मीन नहीं है। आगे हैं किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं, तो ये आपका मोनेरा में। मोनेरा जगत जीव जगत के एक वर्गीकरण का महत्वपूर्ण अंग है, जिसके अंतर्गत सभी जीवाणु यानी बैक्टीरिया आदि आते हैं। मोनेरा जगत के जीवधारियों के मुख्य लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति अत्यंत सुदृढ़ रहती हैं। इसमें पॉलीसेकेराइड के साथ एमिनो अम्ल भी होता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोलाइ तथा रिक्तिका भी अनुपस्थित होते हैं। आगे सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनिए। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पर रहित कीड़, तो ये हो जाएगा आपका कीवी। उड़न रहित पंछी, ये हो जाएगा आपका उड़न रहित पंछी। ये हो जाएगा सांप। अंग रहित रेंगने वाला ये सिल्वर फिश। और अंग रहित पशु ये हो जाएगा मछली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सॉरी ये हो जाएगा बी नंबर इसका होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पर रहित कीड़, तो ये हो जाएगा आपका सिल्वर फिश हो जाएगा। उड़ान रहित पंछी कीवी, मिलान कर लीजिएगा, थोड़ा उसमें गलत हो गया, ठीक है। अंग रहित रेंगने वाला पंछी आपका सांप। अंग रहित पशु ये हो जाएगा मछली। लॉयन फिश किसे कहते हैं, लायन फिश, तो ये कहा जाता है टेरोइस वेलिटॉस को। टेरोइस वेलिटॉस को लॉयन फिश कहा जाता है। आमतौर पर लॉयन फिश दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में पाई जाती है। यह मछली इंसानों को पैरालाइज बनाने और जान लेने में सक्षम है। आगे निम्न में से अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो कौन है, तो ये आपका मधुमक्खी है। मधुमक्खी अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए जानी जाती है। कीटों के अनेक वर्गों में सामाजिक संगठन का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है, जैसे चींटी, मधुमक्खी, दीमक इत्यादि। आगे निम्न में कौन सैंग्यूवोरस हैं,
तो ये है आ जाएगा आपका मच्छर। मच्छर सैंग्यूवोरस प्रजाति का जीव है। ऐसे जीव जो अपना जीवन पोषण रक्त से करता है सैंग्यूवोरस जीव होते हैं, जैसे कि जूं, जोंक इत्यादि। आगे किसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है, तो ये है आपका ये यूग्लिना का। यूग्लिना लचीले शरीर वाला एक कोशिकीय जीव होता है। इनमें पौधों एवं जानवरों की विशेषताएं पाई जाती है। ये मीठे पानी, खरे पानी एवं दलदल में पाए जाते हैं। यूग्लिना की पोषण विधि हाइलोफाइटिक होते हैं। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव होता है जिसका पोषण विधि फाइगोसाइटिस होती है। आगे है किस जीव में कसाव पाया जाता है, तो ये पायरोमेसियम में। कसाव कुछ जीवाणु और सुकेंद्रित कोशिकाओं में कोशिका से बाहर निकलती है। एक चाबुक जैसे परिशिष्ट होते हैं। यह एक कोशिकांग होते हैं जिससे जीव कोशिका से बाहर के तापमान व रासायनिक परिस्थितियों का बोध होता है। यह पायरोमेसियम में पाया जाता है। आगे हैं कीट निम्नलिखित में से संबंधित हैं। किससे हैं, तो ये आर्थ्रोपोडा से। कीट एक संबंध आर्थ्रोपोडा संघ से हैं। जिन जंतुओं में 3 जोड़े टांगें यानी संयुक्त नेत्र तथा शरीर खंडों में विभक्त होता है, आर्थ्रोपोडा संघ में रखे जाते हैं। उल्लेखनीय है कि प्राणी में सर्वाधिक जातियां कीटों की है। आगे है एकमात्र स्तनपायी कौन सा है जो उड़ सकता है, कौन है, तो ये है आपका चमगादड़। चमगादड़ एकमात्र स्तनपायी है जो पूरी तरह से उड़ सकते हैं, जबकि फ्लाइंग गिलहरी, बंदर आदि केवल कुछ दूर तक ग्लाइड कर सकते हैं। आगे हैं कतला और रेहू सुदृष्टांत हैं। तो क्या है ये, तो ये फ्रेश वाटर फिश का दृष्टांत हैं। तो ये फ्रेश वाटर फिश का। कतला और रेहू फ्रेश वाटर फिश के उदाहरण हैं। कतला और रेहू कार्प परिवार साइप्रेंडे वर्ग में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिण एशियाई मीठे पानी की मछलियां हैं। ये उत्तरी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान के नदियों और झीलों में मूलतः पाई जाती है। आगे स्तनपायी जंतु जो उड़ सकता है, तो कौन है ये है आपका चमगादड़। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाले एक स्तनधारी प्रणाली हैं जो अपने 1000 से भी अधिक प्रजातियों के साथ स्तनधारियों के दूसरे सबसे बड़े कुल का निर्माण करता है। ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी होते हैं। आगे हैं पुनर्दुभवन की विशेष क्षमता पाई जाती है किसमें, तो ये इकाइनोडर्मेंटा में। पुनर्दुभवन या उत्पादन की विशेष क्षमता इकाइनोडर्मेंटा संघ में पाई जाती है। इस संघ के सभी जंतु समुद्र में वास करने वाले होते हैं तथा इन जीवों में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इकाइनोडर्मेंटा संघ के जीवों में गमन, भोजन एवं श्वसन हेतु नाल पाद होता है। इस संघ के कुछ जंतु निम्न हैं: तारा मछली, समुद्र अर्चिन, समुद्री खीरा इत्यादि हैं। आगे हैं सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है, तो ये नील व्हेल है। सबसे जोर से बोल सकने वाले जंतु नील व्हेल हैं जो 188 डेसिबल तक ध्वनि उत्पन्न करती है। आगे हैं कैरोटिड लेबरेंथिस का कार्य होता है किसका, तो ये जो होते हैं आपका मास्तविक के अधिक रुधिर भेजना, मास्तविक को कम रुधिर भेजना, रुधिर को हृदय में भेजना, यानी कि सभी उपयुक्त ये सभी। कैरोटिड लेबरेंथिस का कार्य विकल्प में से कोई नहीं है। कैरोटिड लेबरेंथिस मेढक में रक्त दाब, रुधिर प्रवाह का नियंत्रण करता है। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे है अमीबा गति कराता है। अमीबा गति कराता है किसका, तो ये पादपों यानी कि स्क्यूडोपोडिया के द्वारा। अमीबा पादपों के द्वारा गति कराता है। अमीबा प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। यह सबसे साधारण वर्ग जंतु हैं। इस वर्ग के जंतु अलिंगी या लिंगी दोनों विधियों द्वारा प्रजनन संपन्न करते हैं। आगे हैं अंडा देने वाले स्तनधारी हैं, कौन है, तो ये एकिडना अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। स्तनधारी वर्ग को पोर्टोथेरिया या मेंटाथेरिया के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं।
आगे निम्नलिखित में से कौन से वास्तविक मछली नहीं है, तो ये आपका रजत मीन। उड़न मीन, चढ़ने वाले मीन, फुसफुस मीन मछलियों की प्रजातियां हैं, जबकि रजत मीन मछली का प्रकार न होकर यह एक प्रकार का कीट है। ये आगे हैं शीत निष्क्रियता पाई जाती है किसमें, तो ये मेढकों में। शीत निष्क्रियता वह स्थिति होती है जिसमें जानवर अपनी सारी क्रियाओं को मंद करके सर्दियों के दौरान निष्क्रिय हो जाते हैं। इसमें सरीसृप मछली, मेढक एवं उभयचर आदि आते हैं। आगे मेढक का टेंडपोल किस रूप में अनुकूलित होते हैं, तो ये है आपका एमिनोटेलिक में। टेडपोल मेढक के जीवन चक्र का चरण होता है जब वह अंडे से निकलते हैं और उनके गलफड़े व पूंछ में होती है। यह एमिनोटेलिक के रूप में अनुकूलित होता है तथा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को घुलनशील अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करता है। आगे हैं भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी हैं, तो कौन है, तो ये आपका चीता है। भूमिचरों में चीता तीव्रतम स्तनधारी प्राणी है तथा जमीन पर रहने वाला यह सबसे तेज जानवर है, जो कि छोटी सी छलांग से 120 किलोमीटर पर आवर तक गति प्राप्त कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले प्राणी पिंक फूडेड वेडिकुड, जो चूहे के जैसे दिखता है, भूमिचरों में सबसे छोटे स्तनधारी रूप में जाना जाता है। इसका वजन लगभग 200 ग्राम तक होता है। आगे हैं पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है, तो कहाँ पर, तो अमाशय तथा डिओडिनम के बीच पाया जाता है। पैंक्रियाज और डिओडिनम के बीच। मेढक में अग्नाशय का स्थान जो होते हैं वो अमाशय तथा डिओडिनम के बीच में पाया जाता है। मेढक अग्नाशय एंजाइम को स्रावित करने में मदद करता है जो छोटी आंत में जाता है और भोजन को इंसुलिन के साथ तोड़ने में मदद करता है। अग्नाशय मेढक पाचन तंत्र का हिस्सा है। यह पित्त को स्रावित करता है जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। मेढक में अग्नाशय संयोजी ऊतकों लियोविलियस और लेगरहैंस की द्वीपिकाओं से बना होता है। अग्नाशय इंसुलिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करता है जो मेढक के शरीर में रक्त शर्करा के स्तर बनाए रखने में मदद करता है। आगे मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं, तो कितने होते हैं, तो ये 2 भाग होते हैं, 2 अलिंद और 1 नीले। मेढक के हृदय त्रिकोष्ठीय होते हैं जिसमें 2 अलिंद और 1 नीले होते हैं। इसमें ऐसे कोई विभाजन नहीं होता जो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त को अलग करता है। इसके 2 मुख्य कक्ष हैं, साइनस वेनसस जो रक्त प्राप्त करता है और कोनस आर्टेरियोसिस जो रक्त को छोड़ता है। आगे हैं एम्फेबियंस होते हैं, क्या होते हैं ये, जल और थल दोनों के समान रूप में रहने वाले जंतु। ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में समान रूप से निवास करते हैं उसे एम्फेबियंस यानी उभयचर कहते हैं। मेढक, टोड आदि इसका उदाहरण है। आगे प्राकृतिक मोती हैं। प्राकृतिक मोती क्या है, तो एक मोलस्क मोती मोलस्क जाति के प्राणी द्वारा क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से बनता है। यह मोलस्क के शारीरिक कवच या आवरण से बनता है। मोलस्क आर्थ्रोपोडा के बाद अकशेरुकी जंतुओं के दूसरा सबसे बड़ा संघ है। मोलस्क को घोंघा भी कहा जाता है। आगे हैं निम्न में से कौन कीट है, इनमें से कौन कीट है, तो ये मकड़ी हो जाएगा कीट। मकड़ी एक प्रकार का कीट नहीं है, सॉरी, इनमें से कौन कीट नहीं है, तो मकड़ी जो है ये कीट नहीं है। मकड़ी एक कीट नहीं है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है जो कि उदर के पार्श्व भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। मकड़ियाँ परभक्षी होते हैं, इनके 8 पैर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मानव शरीर से आगे कवर कराएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।